नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आज से हम आपके लिए एक नए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। ये शुरुआत है स्वस्थ समाज के साथ साथ एक स्वस्थ राष्ट्र की परिकल्पना की। कहते हैं बीमारियां कहकर नहीं आती, चुपके से कभी भी आ जाती हैं। भौतिकता के इस युग में परेशानी, चिंता और तनाव से ज्यादातर लोग ग्रसित हैं। ये भी तो एक तरह की बीमारी है। हालांकि ये बात तो आप भी जानते होंगे कि मेडिसिन कहता है कि डोंट ट्रीट द डिजीज, ट्रीट द पेशेंट, यानी बीमार का इलाज करो। पर दोबारा से एक नई डिजीज पैदा हो जाती है, एक नई बीमारी। मतलब ये है कि बीमारी हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है, या फिर ये कहें अ वे ऑफ लाइफ। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आए हैं आपके लिए 1 घंटे का ये कार्यक्रम स्वस्थ किसान। हमारे इस कार्यक्रम में देश के मशहूर डॉक्टरों से आप घर बैठे अपनी बीमारियों और उससे संबंधित समस्याओं का हल पूछ सकते हैं। यानी आप किसान चैनल पर डॉक्टर हर शनिवार 1 घंटे तक आपके साथ होंगे। इस कार्यक्रम के हर एपिसोड में हम अलग अलग बीमारियों के विशेषज्ञों से चर्चा करके आपकी समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे और सीधे आप हमें फोन करके अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं और उत्तर भी जान सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बदलते मौसम में छोटी छोटी बीमारियों की। यानी आज का हमारा विषय है मौसमी बीमारियां और रोकथाम। आपके सवालों के जवाब देने के लिए और रोगों का उपचार बताने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर संजय के राय। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर NP सिंह। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दोनों मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। एक बार फिर से हम उनका स्वागत करते हैं और साथ ही अपने दर्शकों से कहते हैं अगर आपकी भी कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो बिल्कुल झिझके ना, हमें फ़ोन करें और अपने प्रश्न हम तक पहुँचाएं। टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपके लिए नंबर भी चलाने वाले हैं, टोल फ्री नंबर, जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। एक बार फिर से आपको नंबर बता दें, 1800-113060। ये टोल फ्री नंबर है, इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा, यानी आपका पैसा नहीं कटेगा। तो सोचने की जरूरत नहीं है। कोई भी समस्या अगर आज के विषय से जुड़ी हुई है आपकी, तो आप इस नंबर पर हमें फोन कर सकते हैं। इससे पहले कि हम स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से बातचीत करें, आइए चलते हैं हमारी रिपोर्टर के पास, जिन्होंने दिन भर कई अस्पतालों का मुआयना किया और जाना कि वहां स्थिति क्या है। जी प्रियंका, बताइए। मौसम बदले और अपने साथ बीमारियां ना लेकर आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर साल मौसमी बीमारियां लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है और इस मामले में ये साल भी कुछ अलग नहीं रहा। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सी भीड़ है जो इस वक्त अस्पतालों में पहुंची हुई है। कोई बुखार से पीड़ित है तो कोई चिकनगुनिया से, तो कोई आम से खांसी बुखार को लेकर अस्पताल पहुंचा हुआ है। हमारी टीम ने आज अलग अलग अस्पतालों का जायजा लिया। दिन में तो ये भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, जो कि शाम में थोड़ी कम हो जाती है। पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर मौसमी बीमारियां है क्या। मौसम बदल रहा है। सर्दियों ने अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी है। इस मौसम में सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है वायरल इन्फेक्शन। खांसी, जुकाम, डेंगू बुखार और मलेरिया से पीड़ित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये मौसम उन लोगों के लिए बड़ा खतरा है जिनका इम्यून सिस्टम पहले से ही कमजोर होता है। उन्हें भी इस मौसम में खास सावधान रहने की जरूरत है। बुखार आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के संघर्ष का एक ऐसा नतीजा है जो नई नई बीमारी के रूप में खूब जल्दी पनपता है। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसे फीवर भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन ही है जो आजकल तेजी से फैल रहा है। ये मौसम अस्थमा और एलर्जी के मरीजों को भी बहुत ज्यादा परेशान करता है। बच्चों के अलावा ऐसे कई ग्रुप हैं जिन्हें इस मौसम में खास सावधान रहने की जरूरत है। इस मौसम में छोटे बच्चों को भी खास ध्यान देने की सलाह दी जाती है। बच्चों को मना करें कि वो फ्रिज में रखा ठंडा जूस, पानी और कोल्ड ड्रिंक्स न पिए। इससे बीमारी की संभावना और बढ़ जाती है। इस मौसम में स्वस्थ रहने और अपने खान पान पर भी ध्यान देने की सख्त जरूरत है। आपकी थाली में दाल, दही, पनीर जरूर होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा प्रोटीन लेने से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। सुबह शाम ठंड होती है, इसलिए घरों से बाहर निकलते समय कुछ गर्म कपड़े जरूर पहनें। खासकर बच्चों को सुबह शाम ठंडे में न जाने दें, क्योंकि इससे बच्चों में वायरल बुखार बढ़ सकता है।
एक बात ये बेहद ज़रूरी हो जाती है मौसमी बीमारियों में, कोई छोटी होती है कोई बड़ी बीमारी, किसी में इलाज की ज़रूरत है तो किसी में भर्ती होने की। अब ये चर्चा का विषय है, डिबेटेबल है कि किस तरह के मरीज़ को भर्ती होने की ज़रूरत है। अंजू, मैं चाहूँगी कि इस बात पर स्टूडियो में भी चर्चा ज़रूर हो और लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि किनको अस्पताल में आना ज़रूरी है, क्योंकि इससे अस्पतालों पर तो दबाव पड़ता ही है, साथ ही साथ जिन लोगों को सुविधाओं की ज़रूरत है वो उन तक नहीं पहुँच पाती। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ प्रियंका बंसल, दूरदर्शन किसान, दिल्ली। जी प्रियंका, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर उठाई कि बहुत सारे जो मरीज हैं अगर थोड़ा सा भी बुखार होता है तो घबरा जाते हैं और हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, और जिनको पहुँचना चाहिए वो सोचते हैं कि हल्का फुल्का बुखार है, और ऐसे में वो समस्या गंभीर हो जाती है। वजह यह है कि कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव होता है, और इस पर भी हम चर्चा करेंगे प्रियंका। और अभी तो आप हॉस्पिटल में थी, वहाँ पर आपने देखा बहुत सारे मरीज हैं, और सीधा हम डॉक्टर अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और इसे भी 1 घंटे की आप ओपीडी समझिए। हम दर्शकों से यही कहेंगे कि जो भी आपकी समस्या है, कोई आशंका है तो बिल्कुल घबराएं ना, आप हमें फोन करें अगर आप हॉस्पिटल नहीं जा पाए हैं तो भी। तो जैसा कि डॉक्टर राय भी रिपोर्ट में भी हमने दिखाया कि बच्चे, बुजुर्ग या फिर युवा सब इस वक्त जैसे मौसम बदलता है इस तरह की समस्याओं से वो परेशान होने लगते हैं। दरअसल ये बदलते हुए मौसम में ये जो बीमारियां होती हैं, बदलती मौसम की बीमारी, ये है क्या, इसके पीछे वजह क्या होती है? देखिए, बदलते मौसम की जो बीमारियां हैं, हर मौसम में अलग अलग तरीके की बीमारियां होती हैं। जैसे बरसात के मौसम में गैस्ट्रोएंटेराइटिस या जो भी पानी से वाटर बॉर्न डिजीज जो हैं, क्योंकि यूजुअली प्रदूषित हो जाता है हमारा खाना पीना, उसमें प्रदूषित होने की संभावना बढ़ जाती है, और इसलिए जो है वो उससे भी कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे लूज मोशन होना, या और भी आपने सुना होगा कहीं कहीं जो है आउटब्रेक जितने होते हैं हैजा के, वो इसी समय में होते हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जो वायरल होती हैं, जैसे इस समय जाड़े का मौसम आने वाला है, तो जाड़े के मौसम में आने के लिए उनके लिए फेवरेबल टाइम होता है। एक्सट्रीम हॉट में, एक्सट्रीम कोल्ड में, जब मतलब आई मीन कि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तब इनकी समस्या कम होती है। तब इनकी समस्या कम होती है, क्योंकि ये जो है किसी भी विषाणु या कीटाणु के लिए अच्छा नहीं होता टेम्परेचर जिसमें वो ग्रो कर पाए। लेकिन जब मौसम चेंज होता है, जैसे जाड़े से गर्मी, और इस समय अचानक मौसम जो है उनके लिए काफ़ी फेवरेबल हो जाता है, और इसमें ऑलरेडी पहले से ही मौजूद हैं, क्योंकि आप देखिए हमारा वातावरण उतना साफ सुथरा नहीं है जितना होना चाहिए। इसीलिए हमने कहा वे ऑफ लाइफ हो गया ये, हर किसी को कुछ ना कुछ समस्या हो ही जाती है। और जैसा कि मौसम बदलते वक्त हम तो खुश होते हैं कि चलिए बहुत गर्मी से राहत मिली, सर्दियां आने वाली है और ये घूमने फिरने का टाइम होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीमारियां भी बहुत जल्दी घर कर जाती हैं। डॉक्टर सिंह, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस समय ये जो मौसम है, जबकि न बहुत गर्मी है, न बरसात है और न ही ठंड है, हल्की हल्की सी कह सकते हैं कि ठंडक जो है फिजाओं में घुल चुकी है, कौन कौन सी बीमारियां इस वक्त हो सकती हैं या फिर संक्रमण हो सकते हैं? सबसे ज्यादा जो वायरल इन्फेक्शन, हम आम भाषा में जो वायरसेस कहते हैं, आप जुकाम कह लीजिए, खांसी कह लीजिए, या अब एक डेंजरस फॉर्म ऑफ वायरस आजकल काफी प्रचलित हो रहा सर्दियों में, जिसे हम फ्लू कहते हैं, ये सभी वायरल इन्फेक्शंस हैं। हमें इसमें ये समझना है कि वायरस जो है अपना प्ररूप, अपने रूप को हर साल बदलता है, उसमें जेनेटिक चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से हर साल हमारी अंदर इम्यूनिटी उस नए वायरस की नहीं रहती है। तो जिसकी वजह से खासकर जो एक्सट्रीम्स ऑफ उम्र वाले हैं, बच्चे जैसे आपने अपने उसमें भी बताया, और बुजुर्गों में ये इन्फेक्शन नॉर्मल भी रह सकता है, जैसे जुकाम खांसी घर में होता है, हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, नाक को पोंछते हैं, या वो डेंजरस फॉर्म में जिसमें कि छाती में दर्द, सांस फूलना और घबराहट होना, बेचैनी होना, उल्टियां होना, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से कॉमन वायरल इन्फेक्शंस बहुत होती हैं। प्रदूषण बहुत है, तो प्रदूषण से भी जो बीमारियां काफी फैल जाती हैं। जिनको एस्थमा है वो एस्थमा वर्सन हो जाता है, जिनको सीओपीडी यानी कि जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं उनसे जो खांसी में बलगम आती है वो ज्यादा बढ़ जाती है, निमोनिया की बीमारी बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है, खासकर हमारे अडल्ट पॉपुलेशन में, कि कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, इस तरह की भी बीमारियां भी हैं। सर्दियों में एकदम से नंबर उनके बढ़ जाते हैं। चलिए, एक दर्शक है, लाला भाई है गुजरात से, पहले दर्शक हैं आज के हमारे कार्यक्रम के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए प्रश्न क्या है? हाँ मैडम। जी बताएं। मैडम, मेरे को सर्दी रहती है और गले में जलन रहती है और नाक से गर्म सांस निकलती है। जी, सर्दी रहती है और गले में समस्या रहती है। हाँ, और मैडम नाक से गर्म सांस निकलती है तो जलन होती है।
जी। और जी देखिए, डॉक्टर ये साहब। एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। हमें ये समझ लेना है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर स्थिर रहता है, जो कि 98 डिग्री पे रहता जी। है। जब सर्दी में ऑब्वियसली जो हमारी सांस बाहर आएगी वो थोड़ी सी गर्म होगी। इसके अलावा ये कहते हैं कि नाक में खुजली होती है, एक कॉमन सिम्टम है किसी भी वायरल का। जी। जुकाम की शुरुआत में या गले में खराश होना और छींके आना, ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है। इनको ये जान लेना है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है या एलर्जी का पार्ट जी, है। जी। अगर इनको ये बार बार हो रहा है तो मुझे लगता है कि इनको ये एक एलर्जी का भी पार्ट हो सकता है, तो इनको चाहिए कि अभी ईएनटी के डॉक्टर से चेकअप करवाएं और अपना समाधान जी दें। डॉक्टर राय, जैसे कि अभी डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, और पेशेंट जो है, जो मरीज है, वो भी इसी दुविधा में रहता है कि अच्छा इसे हल्का फुल्का मान करके नजरअंदाज कर दिया जाए, घर में ही जो दवा होती है वो इलाज किया जाए, या फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। तो कब समझें हम कि भाई ये गंभीर है, या फिर चलिए इसे रोज की तरह ही इसको आज भी नजरअंदाज किया जा सकता है, अपने आप ठीक हो जाएगी? इसके बारे में बताएं। पहले तो मैं थोड़ा सा उसमें ऐड कर दूं जो डॉक्टर साहब ने कहा था, डॉक्टर सिंह ने बताया था। हम दोनों एक्सट्रीम के साथ साथ जो है थोड़ा हमें जो है ऑलरेडी जो इम्यून डेफिशिएंट लोग हैं, जिनमें ऑलरेडी प्रतिरोधक क्षमता कम है, वो लोग भी थोड़े रिस्क पे रहते हैं, और थोड़ी गर्भवती महिलाएं भी इसमें उनकी भी प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण से वो भी इस रिस्क में रहती हैं। तो इनके साथ साथ ये रहते हैं। आपने सवाल किया था जी जी कि कैसे समझे कि अब हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, या फिर थोड़ा अभी इंतजार कर लेते हैं, जैसा कि अक्सर होता है। हर बीमारियों का अपना एक लक्षण है कि उसकी सीवियरिटी कब है। आमतौर पे जो वायरल बीमारियां सेल्फ लिमिटिंग हैं, उनके लिए कोई ऐसी दवा नहीं है जो हम इफेक्टिव तुरंत हो। जो मैनेजमेंट हम करते हैं यूजुअली सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं, जो उनके लक्षण है बीमारियों के उनका मैनेजमेंट हम करते हैं। लेकिन कभी कभी जैसे अचानक सांस बहुत ज्यादा, बच्चों में सांस का बहुत ज्यादा उम्र को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी रहता है। बच्चों में जैसे कुछ बीमारियां जो है, जैसे फ्लू होना और ये सब, उसके बाद से उनका निमोनिया में कन्वर्ट हो जाना और सांस तेजी से चलने लगना, या कहते हैं पसलियों का चलना, सो ये सब होने लगे। या बिल्कुल नवजात शिशु है, जैसे उसको हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर कम हो जाना, तो ये सब लक्षण ऐसे कि तुरंत डॉक्टर के पास उनको जाना चाहिए। जी जी। डॉक्टर सिंह, जैसा कि अभी चर्चा से बहुत सारी बातें निकल कर आई, फ्लू की भी आपने बताई बात, एलर्जी भी बताया, वायरल भी बताया, लेकिन कमोबेश इनके लक्षण एक जैसे ही होते हैं। तो हमारे जो दर्शक हैं या फिर जो पेशेंट है, वो कैसे समझे कि ये जो सिम्टम्स हैं, ये लक्षण है किस चीज के हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने पूछा कि जैसे ये एक ही लक्षण 4 बीमारियों में हो सकता है। छींक आना, ये छींक आना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एक अलग अलग के तरीके के वायरसेस होते हैं जो जिससे कि जुकाम या खांसी हो सकती है। उनमें से कुछ वायरस जो है वो हमारे अपर ट्रैक्ट से नीचे चले जाते हैं, यानी कि फेफड़े में भी चले जाते हैं। तो अगर कोई, मैं ये कहूंगा कि बुखार ना टूट रहा हो, बहुत ज्यादा या बहुत कम बुखार होना, बहुत थकावट हो जाना, उल्टियां आना, या जी घबराना, या परसिस्टेंट सांस फूलना, और मतलब कुछ ऐसा लगना कि मुझे फीलिंग ऑफ डूम कि मुझे कुछ हो रहा है, तो उनको चाहिए कि वो फौरन हॉस्पिटल में आए। अदरवाइज घरेलू इलाज से भी ज्यादातर वायरसेस का इलाज हो सकता है। चलिए, वो घरेलू इलाज क्या है, घर पर कैसे आप एहतियाती तौर पर कौन सी दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर भी मैं आऊंगी डॉक्टर सिंह। लेकिन इस बीच एक दर्शक है, रामपाल हैं, जिन्होंने दिल्ली से हमें कॉल किया है। जी रामपाल जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बताइए प्रश्न क्या है? देखिए, मेरे गले में, मैं शुगर का पेशेंट हूँ, और वो मेरे गले के अंदर खराशपन आ जाता है और अपने आप ठीक हो जाता है। जी, आप शुगर की पेशेंट है। आपकी उम्र कितनी है रामपाल जी? हाँ जी, उम्र मेरी 67 साल की है। जी 67 साल। जी जी। तो आपके कहने का मतलब है कि सांस बीच बीच में फूलने लगती है? 67 साल की है जी। जी। तो ये इनको बहुत, ये इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि सांस का फूलना। शुगर के मरीजों को बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, इन्फेक्शन से रिलेटेड भी हो सकती है, और नॉन कम्युनिकेबल जिन्हें कि हम दमा होना या हार्ट का सिम्टम भी कह सकते हैं। तो इनको चाहिए कि ये इस चीज के लिए मैं तो हर बार यही कहूंगा किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन अगर इनको बार बार गले, अगर ये बीड़ी सिगरेट या हुक्का पीते हैं और खांसी के साथ बलगम आ रही है, तो वो एक फेफड़े का लक्षण है। अगर इनको सिर्फ सांस फूलता है, खासकर थोड़ा चलने में सांस फूलता है, तो वो एक हार्ट का भी लक्षण हो सकता है। तो इनको अपने इस लक्षण के बारे में डिटेल में किसी से जानकारी लेनी चाहिए, और उसके हिसाब से कुछ
शुगर टेस्ट कराएं, अपने ECG कराएं, और 60 साल की इनकी उम्र है, बीच में ठीक भी हो जाता है। 60 साल की इनकी उम्र है, तो मुझे लगता है कि इनका एक पूरा चेकअप होना चाहिए। कई बारी कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, जैसे इनकी आवाज भी थोड़ी भराई हुई थी, अगर हुड्सनेस ऑफ वॉइस, तो ये कुछ लक्षण ऐसे होते हैं कि जिनका फौरन इंटरवेंशन होना जरूरी है, जिनका और वैसे भी जैसे कि इन्होंने बताया भी कि शुगर के पेशेंट भी हैं, बीच बीच में ठीक होता है, फिर हो जाता है, फिर ठीक होता है, फिर हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं समस्या जरूर है। तो इसे आप बिल्कुल भी हल्के में ना ले रामपाल जी, जरूर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए और शुगर को अपना कंट्रोल में रखें। ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है, क्योंकि अगर शुगर आपका बढ़ा होगा तो और भी बहुत तरह की बीमारियां आपको घेर सकती हैं। और इसी के साथ ही वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाऊं उससे पहले डॉक्टर राय आपसे बहुत कम शब्दों में जानना चाहूंगी कि घर में कौन कौन सी दवाएं ले सकते हैं, जैसा कि आपने बताया कि घर में भी आप एहतियाती तौर पर अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे मौसम के अनुसार ये डिपेंड करता है। सर्दियों में स्पेशली बच्चों में, क्योंकि बच्चों में मृत्यु दर इन बीमारियों से ज्यादा हो जाती है, और एक्सट्रीम एज में जैसे बुजुर्गों में ज्यादा हो जाती है। सो बच्चों को गर्म रखना, गरम तेल का इस्तेमाल करके बच्चों को लगाना, ये सब तो बच्चों को गर्म रखने के लिए भी घरेलू बहुत से नुस्खे घर के लोग खुद ही जानते हैं, उनका उपयोग ये कर सकते हैं। जी। चलो, इसी के साथ ही अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे, आपकी हम कॉल्स लेते रहेंगे, और आज का जो कि हमारा विषय है कि बदलते मौसम के साथ जो बीमारियां हो जाती हैं और साथ ही साथ इसकी रोकथाम कैसे हो, इसी पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। कहीं हो जाएगा छोटा सा ब्रेक, आप देखते हैं स्वस्थ के साथ। मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान, क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान। जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं। कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र। वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। मैथिली पेंटिंग कौन से राज्य की चित्रकला शैली है। इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़। खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। और ब्रेक के बाद स्वस्थ किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आपके लिए आज से ये नया कार्यक्रम लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें हम विशेषज्ञों से बात करेंगे, सीधे आपके सवालों को भी जानेंगे और उनका लाइव आपको समाधान देंगे। हमारे साथ दोनों विशेषज्ञ आज मौजूद हैं और जो आपके कॉल्स भी ले रहे हैं और आपको समाधान भी दे रहे हैं। और जैसा कि आज का विषय है मौसमी बीमारियां और रोकथाम, इससे जुड़े हुए आज के जो विशेषज्ञ हैं वो आपसे बात करें, तो हमारा टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें 1800-1130-60। ये हमारा टोल फ्री नंबर है जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। डॉक्टर संजय राय, जैसा कि ब्रेक से पहले हमने बात की कि आजकल बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनकी हम संख्या देख रहे हैं अस्पतालों में, लेकिन डेंगू और चिकनगुनिया ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि उफान पर है एक तरीके से हम कह सकते हैं, और इसके भी लक्षण कमोबेश वही होते हैं। तो इस पर हम बात करें उससे पहले इसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट देख लेते हैं। गौर से देखिए इसे, ये है डेंगू। दुनिया में अकेला एक मच्छर जिसे संक्रमित मच्छर कहते हैं। ये मच्छर काफी ढीठ और दुस्साहसी मच्छर होता है और दिन में ही काटता है। यह मच्छर मादा होती है और इसके काटने से डेंगू वायरल होता है। किसी के शरीर में बैठते ही ये मच्छर डस लेता है।
इसके जहरीले सूंड से निकलने वाली तीव्र वायरस आपके खून में भी वायरस डाल देती है, कुछ इस तरह। डेंगू बुखार एक सार्वजनिक संक्रामक रोग है जो भारत के ज्यादातर भागों में पाया जाता है। ये एक सामान्य रोग है जिसे समय समय पर महामारी के रूप में देखा जाता है। धान के खेतों में पानी भरे होने से मलेरिया और डेंगू हाई रिस्क हो सकता है। पिछले दिनों मलेरिया विभाग ने कई ऐसे गांव चिन्हित किए हैं जहां पर मच्छर जनित बीमारी विकराल रूप ले सकती है। जब ये काटता है तब स्वस्थ मनुष्य के खून में इसका वायरस मिल जाता है। खून में मिलते ही यह वायरस शरीर में फैलने लगता है। ये मच्छर बारिश के रुके हुए पानी में प्रजनन करता है। अगर किसी को डेंगू की बीमारी है और एडिस मच्छर उस मरीज से खून पीता है तो मच्छर में डेंगू वायरस युक्त खून चला जाता है। फिर जब एक सप्ताह में किसी स्वस्थ व्यक्ति को यही मच्छर काटता है तो डेंगू का वायरस उसमें चला जाता है। डेंगू उन लोगों को जल्दी प्रभावित करता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। याद रखें, डेंगू बचाव से ही संभव है। घर एवं घर के आसपास पानी एकत्र ना होने दें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। पानी से भरे बर्तनों को ढक कर रखें। कूलर, गमले आदि का पानी रोज बदलते रहें और ऐसे कपड़े पहने जो शरीर के अधिकतम हिस्से को ढक सके। तो अभी आपने देखी रिपोर्ट इस ढीठ मच्छर के बारे में, कितना ढीठ ये मच्छर है और कैसे बहुत सारे लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है और सरकार भी इसको लेकर बहुत सारे कदम उठा रही है और साथ ही साथ आपकी भी जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। इस बारे में भी हमने आपको बताया कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको भी अपने स्तर पर याद रखनी होगी। इस बीच एक दर्शक हैं उमाकांत, मध्य प्रदेश के गांव जवा से, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी उमाकांत जी, स्वागत है आपका, बताइए प्रश्न क्या है। हेलो जी जी मैम। जी उमाकांत जी, बुखार रहता है, फीवर रहता है, सिर में दर्द रहता है मैम। जी आपकी उम्र कितनी है? मैम 22 साल। जी अब कितने समय से समस्या है आपको? क्या मैम? कितने समय से समस्या है? मैम 3 दिन होगा समथिंग। जी चलिए उमाकांत जी, आपकी परेशानी हमने सुन ली है। डॉक्टर सिंह आपसे इसका जवाब चाहेंगे, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले हम सभी अपने दर्शकों से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि जब भी आप हमें फोन करें, टेलीविजन की आवाज कम कर दें, नेटवर्क क्षेत्र में रहें ताकि आपका सवाल हम ठीक से सुन पाए। जवाब सुनने के लिए आप वापस आवाज तेज कर सकते हैं। डॉक्टर सिंह, इन्होंने कहा कि मुझे बुखार है और सर दर्द रहता है, तो ये दोनों ही बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है, बहुत बीमारियों में हो सकते हैं। बुखार का तो एक ऐसा लक्षण है कि वो वायरस से लेके, बैक्टीरिया से लेके, मलेरिया से लेके किसी भी तरीके के उसमें हो सकता है, और सर दर्द रहता है। मुझे लगता है कि ये, और कुछ कह रहे थे कि काफी दिनों से है इनको बुखार, तो जुकाम खांसी कई बार साइनसेस में चला जाता है या कोई और भी बीमारियां होती हैं, दांतों की बीमारी होती है, कान की बीमारी होती है, ब्रेन की बीमारी होती है, उन सभी में ये दोनों लक्षण हो सकते हैं। तो शायद हमें इनको सलाह देनी चाहिए कि इसके बारे में ज्यादा जानकारी दें और किसी डॉक्टर की सलाह लें। जी डॉक्टर राय, जैसा कि भी हमने डेंगू की रिपोर्ट दिखाई और बताया भी कि कैसे कैसे हो सकता है, और हमारे बहुत सारे दर्शक जो गांव देहात में रहते हैं, सुदूर इलाकों में रहते हैं, उनका तो पानी के साथ बहुत ज़्यादा संपर्क रहता है, खेतों में जाना, सिंचाई लगाना। तो डेंगू के क्या प्रमुख लक्षण हैं और हमारे जो दर्शक हैं खासतौर पर गाँव देहात के, उन्हें क्या बताना चाहेंगे? देखिए, डेंगू एक वायरल बीमारी है जो संक्रमित मच्छर, एडिस मच्छर है, जिसके काटने से होता है, जैसा कि आपने बताया था। इसके कुछ दिनों बाद ज्यादातर लोगों में डेंगू से एक तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोगों में उसके कोई लक्षण ही नहीं होते। कुछ लोगों में, जिनको हम सब क्लिनिकल केसेस कहते हैं, कुछ लोगों में लक्षण होते हैं और उसकी बिल्कुल माइल्ड से लेके सीवियर फॉर्म तक होता है। बड़े रेयर लोगों में सीवियर होता है। तो डेंगू से घबराने की जरूरत नहीं है। जो उसके लक्षण है, बुखार आना, शरीर में दर्द रहना, शरीर में रेसेज आना, जिसको चकत्ते कहते हैं, ये सब आना, तो ये हमारे उसके डेंगू के कॉमन लक्षण हैं। जी जी। यूजुअली मच्छर काटने के उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 7 दिन है। उसके बाद से ये बुखार आता है, शरीर में दर्द रहता है, आंख के पीछे दर्द रहता है, सर दर्द रहता है, ये सब कॉमन ये है। उसके बाद वो 5 दिन का पीरियड ऐसा होता है जिसमें अगर मच्छर ने दोबारा उस आदमी को काटा
तो वह मच्छर इन्फेक्टेड होता है और इस तरह से आदमी और मच्छर में इन्फेक्शन ये रहता है। सो ये उसके यानी संक्रमण भले ऐसे ना हो, लेकिन मच्छर जब एक संक्रमित व्यक्ति को काटता है और फिर एक स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है तो ऐसे और वो भी 5 दिन के शुरू के पीरियड में जो जिसमें वायरेमिया रहता है, उसके बाद अगर काटे तो फिर मच्छर इन्फेक्टेड नहीं होता। देखिए इसमें पहले 5 दिन तो मरीज को तकलीफ होती है, यानी कि उसको तेज बुखार होता है, उसको जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पूरे शरीर में दर्द होता है। लेकिन जो डेंजरस पीरियड है इस बीमारी का वो 5 दिन के बाद आता है, जब उनका बुखार कम हो जाता है। सभी व्यक्तियों में नहीं, खासकर ऐसे व्यक्तियों में जिनमें कि डेंगू ने सेकेंड टाइम अटैक किया, तो ऐसे पेशेंट्स में कई बार उनकी जो नसें होती है, जो खून की नसें होती है, उनसे लीकेज होती है, तो फ्लूइड काफी हद तक बाहर आ जाता है। खून की जो थक्कापन है, जो प्लेटलेट्स कम होते हैं, वो तो एक पार्ट है, और खून गाढ़ा ज्यादा हो जाता है। तो इस स्थिति में सभी अंगों में खिंचाव आता है, उल्टियां होती हैं, पेट में दर्द होता है, चक्कर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको फौरन डॉक्टर को या हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। सभी डेंगू के मरीजों को डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत सिर्फ ओपीडी में यानी कि आउट पेशेंट में है। ऐसे व्यक्ति जिनको की उल्टियां होती हैं या एक्सट्रीम्स ऑफ एज वाले व्यक्ति हैं, बच्चे होते हैं, एल्डरलीज होती है, जिनको शुगर होती है, जिनको ब्लड प्रेशर होता है, ऐसे व्यक्तियों को खासकर ये बीमारी नेक्स्ट फेज में भी आ सकती है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, फ्लूइड लेते रहिए, बुखार की दवाई लेते रहें और 5 दिन 6 दिन का इंतजार करें। ज्यादातर मरीज अपने आप ठीक हो रहे हैं जी। यानी इसमें बेहतर यह रहता है कि आप तरल पदार्थ ज्यादा जी हाँ, तरल पदार्थों का सेवन इसमें और चिकनगुनिया दोनों में ही ये अति आवश्यक है कि खून को गाढ़ा ना होने दें और जो कैपिलरी लीक है उसका इस तरीके से जी। पुष्पा है एक दर्शक उत्तर प्रदेश से। जी पुष्पा जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल है, और सवाल जाने से पहले अपनी उम्र जरूर बताएं। हेलो जी, नमस्ते मैडम, मैं पुष्पा बोल रही हूँ हरदोई से। जी जी। मुझे 4-5 दिनों से बुखार सा रहता है, कभी जरा ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। कहीं ये वो जो चिकनगुनिया ऐसा तो नहीं है सर? डॉक्टर साहब कुछ बता पाए तो। आपको देखिए ये जो मौसम बदल रहा है उसमें कई बारी अनुभूति होती है कि हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, या आसपास इतना सुनते रहते हैं कि लगता है कि हमें भी तो नहीं हो गया। सभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये चिकनगुनिया की बीमारी भी का एक स्पेक्ट्रम है, वो इस तरीके के सिम्टम्स भी प्रोड्यूस कर सकती है जो कि शायद इतनी डेंजरस नहीं है। या 103-104 बुखार क्लासिकली चिकनगुनिया में पहले या दूसरे या तीसरे दिन अचानक नॉर्मल से 104 बुखार हो जाता है, जिससे मरीज को ठंड बहुत लगती है। उसके अलावा जोड़ों में दर्द जो है ये एक चिकनगुनिया का खास सिम्टम है। तो जोड़ों में दर्द होना, अचानक बहुत तेज बुखार होना, सर दर्द होना, गले में खराबी होनी और उसके बाद चपक्के होने, इचिंग होनी, दस्त होना, ये एक ऐसे सिम्टम्स है जो कि चिकनगुनिया को दर्शाते हैं। जी जी। इन्होंने जो बात करी ये एक बहुत ही नॉन स्पेसिफिक हल्का सा बुखार की और बदन में दर्द की है, जो एक बदलते हुए मौसम का भी लक्षण हो सकता है। जी जी। लेकिन फिर भी अगर ज्यादा चिंता है तो इनको चाहिए कि एक डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर राय, जैसा कि अभी पुष्पा भी बता रही थी कि बदन में दर्द रहता है और भारी भारी सा महसूस होता है, तो मान लीजिए किसी डॉक्टर को, किसी पेशेंट को इस तरह की समस्या आती है और गांव में क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती हैं और बुखार भी तेज हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? पहले तो मैं इनके सवाल का थोड़ा सा डॉक्टर साहब जो इसमें और ऐड कर दूं कि अगर ये सोचती हैं कि इनको चिकनगुनिया भी हो गया तो घबराने की जरूरत नहीं है। चिकनगुनिया में मृत्यु दर ऑलमोस्ट न के बराबर है। सेल्फ लिमिटिंग वायरस है, मतलब इस वायरस की एक अपनी लाइफ है। वो 5 से 7 दिन में वायरस जो है अपने आप उसकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए जो है आपके 3-4 दिन बीत गए, अगर सपोज आप ये मानती भी हो और कोई ऐसी परेशानी नहीं हो रही है जिससे आपको लगता है कि आपकी लाइफ पे आ रहा है, तो घबराने की ऐसी जरूरत नहीं है। ठीक है। बाकी इस जैसा कि डॉक्टर साहब ने खुद ही बताया था कि मौसमी बीमारियां जो है कई तरीके से आती हैं, उसमें वायरस भी हो सकता है, आपका बैक्टीरियल भी हो सकता है। तो इनका कंप्लीट नॉन स्पेसिफिक टाइप ये था कि बुखार भी है और थोड़ा सा बदन दर्द रहता है। सो कुछ भी हो सकता है जब तक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। लेकिन डॉक्टर के पास कब जाने की जरूरत है? जैसे डॉक्टर के पास तब जाए आप अचानक इस समय बुखार के बाद कहीं से जो ब्लीडिंग होने लगे, आपको ये लगे बहुत ही ज्यादा वीकनेस हो गई, एक्सेसिव वोमिटिंग होने लगे, उल्टी होने लगे, ये सब लक्षण है कि आपको तुरंत डॉक्टर के पास संपर्क करना चाहिए इस सीजन में जिसमें डेंगू और चिकनगुनिया के केसेस ज्यादा आ रहे हैं।
उसमें खासकर अगर डेंगू आ रहा है तो। चिकनगुनिया में ये सब इतने लक्षण रहते हैं। चिकनगुनिया में जो जॉइंट पेन है वो भी माइग्रेटेड है, वो ज्यादा रहते हैं और वो काफी लंबे समय तक रह सकते हैं। 1 वीक से लेके अप टू 3 मंथ रह सकते हैं, इवन अप टू 6 मंथ भी रह सकते हैं। एक दर्शक है शीरू सिंह है अमरोहा से हमारे साथ फोन लाइन पर। जी शीरू जी, स्वागत है आपका, बताइए प्रश्न क्या है। शीरू जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आप सुन पा रहे हैं। जी बताइए सवाल क्या है। मेरा सवाल ये है, मतलब 8-7 दिन से बुखार आता है और सर में दर्द है, पूरा शरीर मतलब पसीने में नहा जाता हूँ एक तरीके से। जी पसीना बहुत आता है, बदन दर्द है और सर दर्द रहता है और लगभग 8 दिनों से बुखार है आपको। आपकी उम्र कितनी है? उम्र जी 28 साल। नॉर्मली ये चिकनगुनिया या डेंगू का बुखार 4 या 5 दिन रहता है। अगर इनको ये बुखार 5 दिन से ज्यादा 8 दिन बता रहे हैं। पहले तो मैं इस बुखार के बारे में बता दूं, हमारा शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है एक थर्मोस्टेट से। तो जैसे ही हमारे शरीर में किसी विषाणु की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है तो हमें ठंड लगती है। वो इनिशियली सिर्फ हल्की सी ठंड लगती है, बाद में जाड़ा लग के बुखार भी आता है। जब ये बुखार टूटता है तो फिर हमें पसीना आता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है फीवर का। अगर इनको ये 5 दिन से ज्यादा बुखार है तो इनको चाहिए डॉक्टर से जांच करवाएं। आजकल इसके साथ साथ ही दूसरा मच्छर भी है, एनोफ्लीज मच्छर, जो कि मलेरिया फैलाता है। और मलेरिया में ऐसे लक्षण होते हैं जिसमें कि बुखार 5, 6, 8 दिन या महीनों तक भी रह सकता है। कई बारी मरीज को या डॉक्टर को भी नहीं पता होता कि उसको मलेरिया है। इसके अलावा अभी भी जैसे गर्मियों का मौसम खत्म नहीं हुआ तो टाइफाइड या दूसरी बीमारियां भी हो सकती है। तो हमें सिर्फ यही नहीं सोचना है कि हमें सिर्फ ये डेंगू या चिकनगुनिया है। इसमें हमें ये जान लेना बिल्कुल आवश्यक है कि डेंगू और चिकनगुनिया में बुखार 3 से 5 दिन तक ही रहता है। और इसके अलावा खांसी, जुकाम, पेशाब में इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन में बार बार बुखार रह सकता है। जी बिल्कुल। तो शीरू जी को हम यही कहेंगे कि एक बार डॉक्टर के पास जरूर जाए, क्योंकि 8 दिन का बुखार के लिए इनको इलाज लक्षण भी वैसे ही मालूम पड़ते हैं, मलेरिया भी हो सकता है। चलिए इसी के साथ ही अभी वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बताएंगे और बात करेंगे अपने विशेषज्ञों से कि अगर डेंगू और चिकनगुनिया का इलाज हो जाता है, उसके बावजूद भी फिर से इससे ग्रसित अगर आप हो जाते हो, इसके बाद अगर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान क्या है, उसे कैसे पहचाने, बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आपकी कॉल्स हम ले ही रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, चर्चा जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक, देखते हैं स्वस्थ किसान। कब बढ़ेगा दलहन तिलहन का भाव? सब्जियां दिखाएंगी कब तक ताव? मसालों की मंडी में कैसी है बयान? कब गरमाएगा गेहूं का बाजार? कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान? मंडी खबर में ऐसे हर सवाल पर ध्यान। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे देखिए दूरदर्शन किसान पर। देखिए कैसे हैं आप, रविवार दोपहर 3:30 पर। क्या है फसलों का ताजा हाल? कैसे हो इनकी सही देखभाल? बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान? जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान। सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे दूरदर्शन किसान पर। और ब्रेक के बाद स्वस्थ किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके लिए नया कार्यक्रम हम लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, आपको कोई बीमारी ना हो, इसीलिए आज हम आपके साथ मौजूद हैं। हमारा टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें 1800-113060, जिस पर हम आपके सवाल ले रहे हैं। और आज का विषय है मौसमी बीमारियां और रोकथाम। जी हाँ, इन बीमारियों के बारे में तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि इनका आखिर रोकथाम कैसे हो। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक दर्शक हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे साथ धर्मेंद्र हैं झांसी उत्तर प्रदेश से। जी धर्मेंद्र जी, बताइए समस्या क्या है आपकी?
जी, मैं 2-3 दिन से परेशान हूँ। ये डॉक्टर को भी दिखाया था 4-5 दिन पहले। मेरे को जकड़न टाइप की होती है पूरे शरीर में, हर फूटन टाइप की होती है, हड्डियों में दर्द रहता है हल्का पूरे शरीर में, और सिर दर्द भी होता रहता, और 2 दिन उसी दिन से थोड़ी खांसी उठती है, कभी कभी उठती है, लेकिन बहुत ज्यादा उठती है। जी जी, इन्होंने जो बताए सिम्टम्स ये काफ़ी हद तक चिकनगुनिया से मेल खाते हैं, जिसमें कि पहले 3-4 दिन बुखार और बहुत शरीर में दर्द और जकड़न। इनफैक्ट चिकनगुनिया का नाम ही इसलिए है ये चिकनगुनिया कि इंसान बिल्कुल इंठन हो जाती है, वो बिल्कुल कुछ व्यक्तियों को तो उठा के हॉस्पिटल में लाना पड़ता है। इसमें मसल्स में इतनी ज़्यादा पावर कम हो जाती है और लोगों को चक्कर आते हैं, गिर जाते हैं। पहले 4 दिन इसमें समस्या इतनी होती है कि बेचारा बेबस हो जाता है इंसान, और उसके बाद में फिर वो स्किन में आती है, इचिंग होती है, कुछ रैशेस होते हैं। तो हो सकता है इनको वही प्रॉब्लम हो जो कि शायद माइल्ड है, जैसे इनकी आवाज से भी लग रहा है काफी तंदुरुस्त लग रहे थे। तो दवाई वही सिम्टोमेटिक रिलीफ घर पे भी किया जा सकता है। सिंपल दवाई जैसे पैरास्टामोल आम लोगों के घरों में होती है, वो दवाई खाएं, विटामिन की दवाई खाएं, कुछ अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए विटामिन खाएं, लिक्विड्स ज्यादा लें। कौन कौन से विटामिन ले सकते हो? नॉर्मली विटामिन सी जैसे आंवला कहते हैं, मुरब्बा होता है, ऐसी चीजें घर पे होती हैं। तो इमीडिएट इम्यूनिटी तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन एक नॉन स्पेसिफिकली ऐसे मरीजों में जो कि इम्यूनिटी बूस्टर्स लेते हैं, इनमें ये बीमारी संभल सकती है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। डॉक्टर राय, जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि चिकनगुनिया हो गया, डेंगू, इसका इलाज भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से इसके सिम्टम्स, लक्षण कुछ मरीजों में देखने को मिलते हैं। तो ये कैसी स्थिति में होता है, इसे क्या समझे? क्या इसे समझे कि फिर से हो गया या फिर इलाज ही ठीक से नहीं हुआ था? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, डेंगू के वायरस 4 तरीके के होते हैं, चिकनगुनिया का एक ही तरीके का होता है। और एक बार एक वायरस से हो गया तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, यूजुअली लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाती है, मतलब पूरी दोबारा होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि उससे प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है उस आदमी। तो थ्योरेटिकली एक आदमी को 4 बार डेंगू हो सकता है, एक समय जैसे डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4। मान लीजिए आज उसे डेंगू 1 हुआ, इस समय वायरस का सर्कुलेशन डेंगू 1 का है, उसको डेंगू 1 हुआ, फिर उसको डेंगू 1 नहीं होगा। अगर वायरस का सर्कुलेशन अगले साल भी डेंगू 1 हुआ तो वही मच्छर काटेगा जिस मच्छर के पास डेंगू 1 का वायरस से इन्फेक्टेड है, तो वो नहीं होगा। लेकिन अगर डेंगू 2 आ गया या डेंगू 3 आ गया या डेंगू 4 आ गया और वो मच्छर ने काटा, तो फिर उस आदमी को हो सकता है। सो एक आदमी को 4 बार से ज्यादा डेंगू होने की संभावना नहीं है जी। लेकिन क्या एक ही सीजन में हो सकता है? मान लीजिए मुझे डेंगू 1 हुआ और फिर मेरे 2 दिन 3 दिन यूजुअली जो देखा गया है ठीक होने के, ये क्या 2 तरीके के वायरस सर्कुलेशन में रहते हैं। यूजुअली 1, कभी डेंगू 2 रहता है, डेंगू 3 रहता है, अलग अलग वायरस सर्कुलेशन में रहते हैं। तो जो वायरस सर्कुलेशन में होते हैं उस जगह पे अगर नया वायरस भी सर्कुलेशन में है, अगर चारों तरीके के वायरस सर्कुलेशन में है उस समय, तो होने की संभावना है। लेकिन 4 बार से ज्यादा थ्योरेटिकली किसी आदमी को नहीं हो सकता। चिकनगुनिया यूजुअली एक ही टाइप का वायरस है उसका, तो और लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है जी चिकनगुनिया में। लेकिन बाद में काफी समय तक जोड़ों में दर्द होता है, उस पर मैं बात करूंगी। आनंद है गोरखपुर से हमारे साथ एक कॉलर। जी आनंद जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताइए प्रश्न क्या है? आनंद जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ डॉक्टर, हमको जो है 3-4, हाँ नहीं सुन रहे हैं जी जी, 3-4 दिन से हमको बुखार आ रहा है। और जो सर्दी जुकाम, बहुत ज्यादा सर्दी हुआ है, मतलब नाक से बराबर पानी आ रहा है, एकदम काफी परेशानी महसूस हो रहा है, और दिखाई लेकिन अभी कुछ लाभ नहीं हुआ जी। तो इनको तो शायद टिपिकल जिसे हम जुकाम खांसी वाला वायरस कहते हैं वो है, वो इनको निश्चिंत रहें कि 3-4 दिन में खुद ही अपने आप ठीक हो जाएगा। ये भी 3 स्टेजेस में होता है, कुछ लोगों को तो अपने आप ठीक हो जाता है, कुछ लोगों को फिर वो बलगम पीली होती है तो खांसी शुरू हो जाती है, तो उस स्थिति में एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि कई बारी डॉक्टर्स या मरीज खुद भी पहले दिन से ही एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। जैसे कि हम इस चर्चा में हम यही बार बार कह रहे हैं कि एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन का इलाज कभी भी एंटीबायोटिक से नहीं होता है। इसका इलाज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का होता है, यानी कि पैरास्टामोल ले ली, एलर्जी की दवाई ले ली, कुछ भाफ ले लिया और गर्म जो हम घरेलू इलाज करते हैं वो कर लिया। लेकिन अगर इसके बाद
कुछ व्यक्तियों में ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन सुपर एडेड हो जाता है, जुकाम के पीछे से बलगम आना या खांसी में तब्दील हो जाना, तो ऐसे व्यक्तियों को एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ सकती है, खासकर जिनको डायबिटीज है, जो स्मोकर हैं, जो एल्डरलीज हैं, ऐसे व्यक्तियों को हो सकती है। हम बात कर रहे थे बैक्टीरिया वायरसेस की, डेंगू की और चिकनगुनिया की, और आपने ये प्रश्न पूछा कि चिकनगुनिया के बाद क्या हो सकता है। पहले लेकिन उससे पहले मैं आपको रोकना चाहूंगी, सुरेंद्र हैं, एक दर्शक काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं, करनाल हरियाणा से हैं। जी सुरेंद्र जी, बताइए प्रश्न क्या है आपका। सुरेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी, मेरे को नमस्कार। हाँ जी हाँ, मुझे बुखार था और परसों मेरी प्लेटलेट 1,44,000 थी, उसके बाद कल 1,30,000 हो गई और आज 1,17,000 हो गई हैं, तो ये प्लेटें डाउन हो रही हैं, उसके बारे में थोड़ा बताओ। देखिए ये एक बहुत ही पैनिक सा है। मैं तो यही कहूँगा कि बहुत पैनिक है कि हमारे प्लेटलेट्स की तरफ ध्यान। इनफैक्ट बार बार हम इस माध्यम से हमेशा ये समझाते हैं कि प्लेटलेट्स की बहुत ज्यादा इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बल्कि बुखार होता है तो जो पेशेंट है वो सेल्फ जाके टेस्ट करवा लेते हैं कि हमारे प्लेटलेट्स कितने हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पहले 5 दिन में तकलीफ सिर्फ बुखार से होती है। अगर प्लेटलेट थोड़ा बहुत कम भी हो रहा है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, ये आम है। दूसरी, जब ये डॉक्टर साहब ने बात करी कि डेंगू का वायरस दूसरी बार भी आ सकता है, जब किसी व्यक्ति को ये डेंगू का वायरस दूसरी बार आता है तो उसके बाद उसके शरीर में कुछ बदलाव आ सकता है बुखार के बाद, जिसमें कि प्लेटलेट काउंट काफी कम हो जाते हैं, और जैसे मैंने बताया कि खून में से पानी और आरबीसीज होते हैं, तो ब्लड पानी जो है वो बाहर निकलता है, खून गाढ़ा हो जाता है, तो ये समस्या वो ज्यादा डेंजरस है, यानी कि रादर देन प्लेटलेट्स। लेकिन अगर हम इनकी बात करें सुरेंद्र जी की, तो इनको इतनी चिंता करने की रेंज होती है, प्लेटलेट्स की रेंज होती है जो कि 1-1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक होती है। इसको ज्यादातर टेस्ट में मशीन इसको टेस्ट करती है, तो कई बार वो मशीन एग्जैक्ट रेंज नहीं बता पाती, तो इनको प्लेटलेट्स की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, अपने सिम्टम्स की तरफ ध्यान दें। अगर इनको कहीं से ब्लीडिंग होती है, अगर बहुत घबराहट होती है, अगर परसिस्टेंट, अभी तो ये बिल्कुल ठीक है, तो 2 या हर दिन में या हर दूसरे दिन बाद प्लेटलेट्स करा दें। ये सिर्फ इंडिकेटर है कि इनकी सेकंड पार्ट किस तरीके से सिवियरिटी होगी। बट अगेन मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे मैनेजमेंट में भी WHO की गाइडलाइंस में भी प्लेटलेट का कोई मेंशन नहीं है, फ्लूइड्स का मेंशन है। चाहे वो उल्टी आ रही है तो वो लिक्विड्स IV लें, लेकिन अगर उल्टी नहीं आ रही है तो ओरल लिक्विड, इसमें नारियल का पानी, आजकल तो पूरे भारत में नारियल का पानी ज्यादा लिक्विड ले बेहतर रहेगा। कुंदन है, एक दर्शक हमारे नालंदा बिहार से, बात कर रहे थे कुंदन जी से। जी कुंदन जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताएं प्रश्न क्या है, अपनी उम्र भी साथ में बताएं। हेलो जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर दें आप पहले कुंदन जी। जी, मैं टीवी का वॉल्यूम कर दे रहा हूँ, धन्यवाद। मेरा सवाल है कि मुझे करीब कुछ दिन पहले से बुखार था। बुखार के लिए मैंने दवा ली थी, मतलब नजदीकी डॉक्टर के पास से दिखाया था, तो उन्होंने इंजेक्शन दिया था। इंजेक्शन देने के बाद बुखार ठीक हो गया, लेकिन मेरा मतलब सर में दर्द हमेशा बना रहता था। मैंने डॉक्टर न्यूरो फिजिशियन से कंसल्ट किया, EEG की जांच करवाई, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट लिखा, उसमें निकला कि आपको टाइफाइड है, लेकिन टाइफाइड लिए जो दवा दिए हैं उसमें से मतलब टाइफाइड जब दवा खाते हैं बुखार तो ठीक ही रहता है, सर में दर्द बना रहता है और नींद काफी आती है, और जब बुखार दवा छोड़ देते हैं तो सर में दर्द हमेशा बना रहता है और नींद भी नहीं आती है। ये दवा कितने दिन खानी पड़ेगी, और मतलब कि इसके लिए क्या मतलब जरूरी उपाय करने होंगे? जी कुंदन जी, आपने एक ही प्रश्न में बहुत सारी बातें और खुद भी कहा कि मैं इसमें थोड़ा क्लैरिटी ला दूं कि वायरल इन्फेक्शन जो है 4 या 5 दिन ही रहता है, ये बार बार हम बता चुके हैं, इसमें बुखार 5 दिन से ज्यादा नहीं रहता। जी हाँ, लेकिन वायरल इन्फेक्शन के बाद चाहे वो चिकनगुनिया हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे कोई भी वायरस हो, बहुत ही वीकनेस आ जाती है। सर दर्द भी रहना एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो कि वायरस के बाद भी रह सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी सर दर्द रह सकता है अगर साइनोसाइटिस हो जाए। टाइफॉइड के बारे में इन्होंने बात करी, ज्यादातर हम जो आम लोग जो सोचते हैं कि अगर टाइफॉइड की एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में, जिसे हम विडाल टेस्ट कहते हैं, वो पॉजिटिव है तो हमें टाइफॉइड हो गया। नहीं, टाइफॉइड का सबसे प्रमुख लक्षण बुखार है,
101, 102, 104 बुखार है, जो कि 2 हफ्ते 1 हफ्ते तक भी रह सकता है। अब कुंदन जी की जो बहुत सारी हाँ, समस्या थी कि तो बुखार हुआ, फिर और ये उन्होंने नीरो भी कहा से कि भी सर में चले कुछ गए, नहीं इन्होंने था, सीटी सिर्फ भी सोच की करवा वजह से लिया, था। तो शायद एक सिंपल सा माइग्रेन की इनको तकलीफ है, वो उसका एक इलाज करवाएं। वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इतनी देर तक सर दर्द या बुखार नहीं रहता। तो ये दवा पूछ रहे हैं कि खाएं कि छोड़ दें? और इनको जैसे इन्होंने कहा कि बुखार के लिए इन्होंने इंजेक्शन लिया, और जी, जी। अगर आप ओरली ले सकते हैं तो इंजेक्शन लेने की जरूरत सिर्फ बुखार के लिए जरूरत नहीं होती है। तो आप और दवा कम से कम खाएं। आज के सीजन में जैसे जब डेंगू और चिकनगुनिया का है, तो डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया था कि पैरासीटामॉल के अलावा फर्स्ट कुछ दिनों तक अगर आपको लगता है कि आपको डेंगू हुआ है तब तो और ना खाएं, और खूब ज्यादा पानी तरल पदार्थ लेते रहें। ज्यादा दवा खाने से परेशानियां हो सकती हैं, कम दवा खाने से नहीं हो सकती। जी जी बिल्कुल। और साथ में ये भी कि हम ये सोच लेते हैं कि हम दवा खा लेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, वो तो बात सही है कि जो मर्ज है उसकी दवा होनी चाहिए, लेकिन अपने खान पान पर भी ध्यान दें, अपना जो रूटीन है वो ठीक रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और पोषक तत्व जो है उन्हें अपने डाइट में शामिल करें। मोहम्मद अदनान है हमारे साथ फोन लाइन पर, बदायूं उत्तर प्रदेश से, उनसे बात कर लेते हैं। जी बताइए, प्रश्न क्या है आपका? ओके जी हाँ मैम, नमस्कार। नमस्कार जी मैम, सवाल मेरा ये है, जैसे हमारे घर में अभी वायरल बुखार आ रहा है साल में, लेकिन मेरे फादर हार्ट के पेशेंट हैं जी। अगर वो इस बुखार से पीड़ित होते हैं तो उनके साथ हम किस तरीके का मतलब बर्ताव करें, या मतलब किस तरीके केयरफुल रखें, या उनके हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बुखार में पेन ज्यादा हो रहा है जी 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 पंजों में और जोड़ों में, मतलब बुखार के आने के 15 दिन बाद तक दर्द हो रहा है जी। तो हमको किस तरीके से बिल्कुल अदनान जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। खासकर ऐसे एल्डरली व्यक्तियों में ये चिकनगुनिया जो पुरानी बीमारी है उसको और बढ़ा देता है। आम लोगों को जोड़ों की दर्द की तकलीफ 50-55 साल के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। जैसे हमने अभी इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाया कि चिकनगुनिया अपना वायरस हो जाने के बाद जैसे बाढ़ आती है और बाढ़ तो निकल जाती है लेकिन बहुत प्रकोप बर्बादी हो जाती है, इसी तरह से चिकनगुनिया के आजकल जो हम पेशेंट देख रहे हैं वो पोस्ट चिकनगुनिया सिंड्रोम के बारे में। मैं थोड़ी सी इसके बारे में चिकनगुनिया की जानकारी और दे दूं कि ज्यादातर मरीज चिकनगुनिया वालों को हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ व्यक्ति खासकर जिनको डायबिटीज है या एल्डरलीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हम लोग देख रहे हैं, खासकर किडनी में, ब्रेन में चिकनगुनिया काफी असर कर सकता है, लिवर में असर कर सकता है। तो सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, खासकर हार्ट वाले व्यक्तियों में या एल्डरली व्यक्तियों में। जहां तक पोस्ट चिकनगुनिया आर्थराइटिस का सवाल है, हमने ये भी बहुत देखा है कि इस सीजन के बाद बुखार सही हो गया, जोड़ों में दर्द था, वो कुछ दिन सही हो गया और फिर दोबारा जोड़ों में दर्द आया और वो बिल्कुल ही जैसे हम गठिया बात कहते हैं उस तरीके के स्वरूप में आता है। जोड़ों में दर्द होती है, अकड़ाहटपन होती है और मरीज को जी हाँ, ऐसी स्थिति में हम जब प्लेटलेट बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं तो हम एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि पेन किलर्स भी देते हैं, सिम्टोमेटिक रिलीफ करते हैं। कुछ और दवाइयां हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या कभी कुछ व्यक्तियों को हम स्टीरॉयड भी देनी पड़ती है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक हम सीकुली कहते हैं या बीमारी है जो कि सभी को नहीं होती है, लेकिन हाँ कुछ लोगों में ये खासकर हो जाती है। तो इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। इसका समाधान थोड़ा सा अलग है आम चिकनगुनिया से। जी डॉक्टर राज, जो अदनान हमारे दर्शक थे, इनका ये मुख्य रूप से प्रश्न है कि घर में 4-5 लोगों को हो गया है तो कहीं उनके फादर को ना हो जाए, फादर को क्या सावधानी बरते? उनके फादर को अगर हो तो क्योंकि एक कार्डियक पेशेंट भी है, दिल की बीमारी है इनको, तो इनको कई दवाएं चल रही होंगी, कुछ खून पतला करने की भी दवाएं चल रही होंगी क्योंकि दिल की समस्या है, दिल की समस्या हो सकता है चल रही होगी। उस समय अगर इनको भी ये बुखार होता है तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिल लें जिस डॉक्टर के अंडर में है, क्योंकि हो सकता है वो उस दवा को उस समय बंद करें। अगर डेंगू होता है तो पैरास्टामॉल के अलावा बाकी को हो सकता है बंद करें, तो उनका डॉक्टर उनको डिसाइड करने दीजिए, आप खुद अपना कुछ निर्णय न लें। बाकी में हम कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाने की उतनी जरूरत नहीं है, बट इस कंडीशन में अगर आपको लगता है कि उनको भी हो गया है तो आप जरूर जाएं और डॉक्टर को दिखा लें अपने। जी जी। इस बीमारी में सबसे इम्पोर्टेंट सावधानी आपने बात करी, सावधानी एक ही है कि मच्छर को जो कि दिखता ही नहीं है, एडीज का मच्छर दिखता नहीं है, वो सुबह और रात को काटता है। ज्यादातर हम लोग सैर करने भी सुबह शाम को जाते हैं। इसमें आप अपने तन को पूरा ढक के रखिए और
खासकर बच्चों और बूढ़ों को ये सलाह दें कि या तो वो मॉस्किटो रिपेलेंट्स आजकल बहुत चल रहे हैं, या जो हाथों पाँव में लगाने वाले मॉस्किटो रिपेलेंट्स है, या मच्छरदानी। पुराने जमाने में हम लोग मच्छरदानी का इस्तेमाल बहुत करते थे, जो कि आजकल ये नहीं हो रहा है। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें ताकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक मच्छर ना पहुंच पाए। तो ये एक ऐसी सावधानी है जिसको कि बहुत ध्यान से रखनी चाहिए। इसके अलावा इस बीमारी में कुछ और सावधानी। एक दर्शक है हमारे साथ, सुरेंद्र हैं, जो कि मध्य प्रदेश के सिंहपुर गांव से फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी सुरेंद्र जी, बताइए प्रश्न क्या है आपका। जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि जो खेत में जो पानी भरा है उसमें मच्छर पनप रहे हैं, तो उनको मारने के लिए क्या उपाय बरते जाने चाहिए, क्या उपाय कर सकते हैं? जी सुरेंद्र जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसका हमने शुरुआत में जिक्र भी किया था कि जो हमारे दर्शक जो गांव में रहते हैं, खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, उनका तो पानी के साथ बहुत संपर्क रहता है, तो वो आखिर इसके लिए क्या करें? इसके लिए जैसे जिन खेतों में कई तरीके के, कुछ खेतों में जो निचले स्तर के खेत होते हैं उनमें पानी बहुत दिनों तक लगा रहता है। अगर आपके खेतों में ऐसा है और ज्यादा पानी लगा है तो एक मछली आती है जिसको गम्बुजिया फिश कहते हैं, गम्बुजिया फिश, हाँ गम्बुजिया फिश, उनको डाला जा सकता है जिसमें बहुत दिनों तक पानी रहता है अगर इनके खेतों में तो। और अगर आपको ये लगता है कि पानी 1-2 दिन रहता है, खत्म हो जाता है, फिर आता है, खत्म हो जाता है, तो उसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें मच्छर पनपते नहीं, मच्छर रहते हैं जी, रहते हैं उसमें। तो इस समस्या से निदान के लिए मतलब हमें जो है इसमें जो केयर करना होता है कि मच्छर को पनपना बंद कर दें, क्योंकि इन मच्छर की एक लाइफ है। वह कुछ दिनों बाद 1 महीने के एवरेज की लाइफ के बाद उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। जो ऑलरेडी एडल्ट बन चुके हैं वो वहां रहते हैं, लेकिन पनपने ना दें। पनपने देंगे जब आप तभी जब 1 हफ्ते से ज्यादा वहां पानी रहता हो, तो उसके लिए बहुत सी विधियां हैं। उनमें से एक है गम्बुजिया फिश। गम्बुजिया फिश, हाँ। जी, एक कहाँ से मिल जाती है आसानी से? ये सभी जो गांव के जो इलाके हैं, हाँ। वहाँ पे ये सब इस तरह की मतलब आसानी से उपलब्ध हो सकती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो एडीज का मच्छर है साफ पानी में आता है, गंदे पानी में, मटमैले पानी में नहीं आता है, साफ पानी में। साफ पानी ज्यादातर शहरों में होता है, अभी की गांव में भी पानी बहुत देर रहता है। इसके अलावा और भी हमें ये देखना है कि मच्छर की जगह उसके लार्वा को मारना जरूरी है, खासकर ये भी ध्यान रखना है। ये एक पर्सनल प्रोटेक्शन भी इस्तेमाल करें, दोनों ही चीजें करनी जरूरी है। एक वातावरण को मच्छर रहित करना भी जरूरी है और पर्सनल प्रोटेक्शन, दोनों ही अगर करेंगे तो इनको सावधानी बरती जा सकती है और इस बीमारी से निजात मिल सकती है। जी, हमारे साथ हैं बिहार सीवान से मोहम्मद इमरान अली जी फोन लाइन पर। जी बताइए प्रश्न क्या है आपका। जी क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी मैम। जी इमरान जी बताइए, सवाल क्या है आपका? एक्चुअली मैम इस समय जो सीजन जी मैम पहुंच रही है। जी मैम, इस समय जो सीजन चल रही है, इस सीजन में मैं प्राय हमेशा उसमें क्या होता है कि मेरे जो अंडर आर्म्स हैं उसमें चकते हो जाते हैं और तरह तरह के इचेज होने लगती है इसमें। तो मैंने कई डॉक्टर से कंसल्ट किया है, दिखाया भी है, लेकिन इस तरह का परेशानी से मैं छुटकारा नहीं पाता हूँ। तो मैं डॉक्टर साहब से मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसके मतलब 100% जड़ से कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि इससे मैं बहुत परेशान रहता हूँ। इन्होंने जो बात करी वो फंगल इन्फेक्शन, सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शंस कहते हैं, हमें फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, जिसे आम भाषा में दाद कहा जाता है, जो कि जब नमी वातावरण में ज्यादा होती है तब होती है। तो इसका दवाई लोकल का भी इलाज है और सिस्टमिक इलाज भी है, यानी कि दवाई 6 हफ्ते 8 हफ्ते तक इनको खानी पड़ती है। तो इनको ये भी जांच करवा लेनी चाहिए कि कहीं इनको शुगर या कोई ऐसे इम्यूनिटी कम वाली बीमारी तो नहीं है। अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं और उनसे समाधान भी पूछे और प्रिवेंशन भी पूछे कि कैसे इस बीमारी को दोबारा ना होने दें उसका। और जैसे कि इमरान जी ने ये बताया भी कि इसी मौसम में होता है। जी हाँ, ये तो जब भी ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो ये सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस ज्यादा होते हैं। चांसेस हुए हैं, एलर्जी के भी चांसेस हो सकते हैं। जैसे उन्होंने सिर्फ कहा कि चकता होता है फिर ठीक हो जाता है, तो हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि स्किन स्पेशलिस्ट को उनको दिखाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो लगातार हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं स्टूडियो में। आपके लिए हम ये नया कार्यक्रम लेकर आए हैं। अगर आपकी भी कोई समस्या है, जो हमारा आज का विषय है कि मौसमी बीमारियां हो जाती हैं और ऐसे में आपको रोकथाम कैसे करना है, हमारा नंबर नोट कर लें 1800-113060। ये टोल फ्री नंबर है, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। अभी भी समय बाकी, आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर राय, जैसे कि एक दर्शक थे जिन्होंने बताया कि गाँव में वो सिंचाई लगाते हैं, खेतों में भी पानी रहता है, लेकिन हम जब छोटे शहर देखते हैं जो कि जहाँ पर बहुत ज्यादा सैनिटेशन की
सुविधा नहीं है और टाउन जैसे होते हैं और छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं, खाली होते हैं, उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है और इस बार बरसात भी बहुत हुई है, कूड़ा इकट्ठा होता रहता है और वहाँ पर बहुत तरह की इस तरह के मच्छर पनपने शुरू हो जाते हैं। तो क्या इसका भी कोई इलाज है? क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग जाके उसमें मिट्टी का तेल डाल देते हैं कि इससे समाधान हो जाएगा। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्वस्थ भारत की कल्पना की है और जो एक कार्यक्रम शुरू किया 2 अक्टूबर 2014 को, तो यह स्वच्छता सिर्फ पूरे भारत की स्वच्छ करने से अच्छे दिखने के लिए नहीं है। अगर ये देखें तो यह बहुत ही सीधा रूप से स्वास्थ्य से इसका जुड़ा है। अगर हम अपने आसपास स्वच्छता रखते हैं, ये मच्छर कहाँ पनपते हैं? जैसा पहले भी हम लोगों ने बताया, ये मच्छर जो है, जो वहाँ पे आर्टिफिशियल पानी इकट्ठा होता है, जैसे घरों के आसपास छतों पे लोग ये फेंक देते हैं, टायर वो या पुराने ग्लास हो, नारियल के टुकड़े, ये सब फेंक देते हैं, तो इनमें बरसात के दिनों में पानी इकट्ठा बिल्कुल होता है। और हम लगातार देख भी रहे हैं कि टेलीविजन पर भी इस तरह के विज्ञापन है जहां पर हम बताने की कोशिश करते हैं कि पानी ना ठहरने दे, स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है, स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। इस बीच अमित है एक दर्शक हरियाणा कैथल से, हम उनसे बात कर लेते हैं। जी अमित जी, बताइए प्रश्न क्या है आपका? हाँ मैम, ऐसा है, मेरा एक दोस्त है, उसको पिछले 6 दिन से डेंगू का बुखार है। कितने समय से? और उसको हमने डॉक्टर शाह हमारे कैप्टन में उनके वहाँ एडमिट किया हुआ है। आज उसके जो प्लेटलेट्स हैं, आज उसका 6th डे है और उसके प्लेटलेट्स हैं मैम 22,000। जी 6 दिन हो चुके हैं। आज 6वां दिन है मैम। जी जी। तो आज डॉक्टर साहब ने हम लोग करनाल से उनके लिए प्लेटलेट्स लाए और उनको चढ़ाए। जी तो अब हमें कहाँ तक इंतजार और करना चाहिए और इसका कितना पीरियड होता है? जी जी बिल्कुल, हम आपके सवालों के जवाब देंगे। अमित जी, डॉक्टर सिंह। देखिए, ऐसा है कि मैं पहले तो इनको यही समझाऊंगा कि घबराए नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्लेटलेट्स में भी ये है, क्या कहीं से ब्लीडिंग हो रही है या नहीं हो रही है। जी जी। अगर इनको कहीं भी बच्चे को ब्लीडिंग नहीं हो रही तो चिंता ना करें, फ्लूइड्स देते रहे, डॉक्टर साहब बहुत कॉम्पिटेंट हो गए, आईवी फ्लूइड्स देते रहेंगे और प्लेटलेट को हम रेगुलरली मॉनिटर करते हैं। अगर 10,000 से कम है या कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो हम एहतियातन प्लेटलेट्स देते हैं, अदरवाइज कोई भी प्लेटलेट का रोल नहीं है। इनको कहें चिंता ना करें, 1 दिन का और इंतजार करें, इनका पेशेंट काफी हद तक उम्मीद है कि ठीक हो। बिल्कुल बिल्कुल चिंता ना करें। हालांकि हम ये कह रहे हैं कि चिंता ना करें, लेकिन चिंता होती है, लेकिन आप अपना मनोबल बनाए रखें और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 1 दिन का और इंतजार करें। उम्मीद करते हैं कि जरूर सेहत में सुधार होगा। आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों से बात की, डॉक्टर सिंह, डॉक्टर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और लाइव हमारे दर्शकों से बात की, उनकी कॉल्स ली और बहुत महत्वपूर्ण बातें भी आपने इस चर्चा में बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अपने दर्शकों से बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में तो फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आप हमें कोई सवाल ईमेल के जरिए हम तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई शिकायत भी अगर आपकी, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है swasthkisan@gmail.com। एक बार फिर से आपको बता दें, हमारा ईमेल एड्रेस swasthkisan@gmail.com और इस ईमेल पर आप हमें अपना मेल कर सकते हैं, अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लें। डीडी किसान, कमरा नंबर 7, द्वितीय तल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो ये हमारा पता, जिस पर आप अपने पत्र लिख सकते हैं और हम तक अपने सवाल, सुझाव, शिकायत कुछ भी भेज सकते हैं। फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार नए विषय के साथ, नए विशेषज्ञों के साथ, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक, हमारे किसान स्वस्थ रहें, इसीलिए हाजिर होंगे स्वस्थ किसान के साथ। नमस्कार।